Hello students, welcome to the next lecture of determinant. In this lecture, I would be covering last exercise of determinant. In this last exercise, application of matrices and determinants both are involved over here. In this particular exercise, we would be dealing how to find out the equation of linear equations and how to check whether the equations are consistent or inconsistent. चलिए पहले इनको समझ के देखते हैं. फर्स्टली व्हाट डू यू मीन बाय कंसिस्टेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनकंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट equations are those equations having solution. Solution could be either unique or could be infinite, but equation should have a solution, so that equations are called as consistent equations. Inconsistent equations are those equations having no solution. The equations which do not have any solution are called as inconsistent equations. Okay, तो अब पॉइंट यही आता है कि चेक कैसे करते हैं कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट. अब उसके मेथड को समझते हैं. मेथड को समझने के लिए लेट सपोज मैं कुछ लीनियर इक्वेशन अपनी तरफ से अज्यूम करता हूं. लेट द लीनियर इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c1z equal to d1. A linear equation in terms of three variables. Another linear equation, a2x plus b2y plus c2z equals to d2. Another linear equation, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. सपोज कर लिया कि मेरे पास ये इक्वेशंस हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पहले इन इक्वेशन को मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की टर्म में हमने लिखना है. और ऐसी इक्वेशन को मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की टर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. लेट सपोज फर्स्ट मैट्रिक्स a1 b1 c1, सेकेंड मैट्रिक्स a2 b2 c2, थर्ड मैट्रिक्स a3 b3 c3. And then the matrix x, y, z. Now please see to this. This is a matrix of order 3 cross 3, and this is a matrix of order 3 cross 1. Right? पहले की जरा इसको पॉसिबिलिटी को चेक भी करिए. दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं बिकॉज फर्स्ट का कॉलम सेकेंड की रो के इक्वल है. अब फर्दर एक जरा ये भी सोच के देखिए कि इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा. 3 cross 1. It means 3 rows 1 column. 3 cross 1 का मैट्रिक्स क्रिएट होगा. ओके, अब फर्दर ये सोचिए कि आप जिनको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन क्या होगी. a1x plus b1y plus c1z, यानी कि दिस वन शुड बी इक्वल टू d1. सेम मैनर इसमें मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा. a2x plus b2y plus c2z इक्वल टू d2 एंड d3. तो इट मीन्स व्हाट, अगर आप लॉजिकली समझ चुके हैं तो मैंने इन इक्वेशन को मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की टर्म में लिखा हुआ है. ओके, नाउ द फर्दर पॉइंट ओवर हियर, आई नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशंस सॉल्यूशन, बट नॉट बाय द यूजुअल मेथड दैट वी यूज्ड टू फॉलो इन 9th 10th क्लास, बट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स. And this method, what we are going to follow over here, is called as matrix method. Is called as matrix method to find out the solution of the equation. So we are started with this method. क्या हमने मेथड में फॉलो कर रहे हैं. हमने अज्यूम किया we do have a 3 equations in terms of 3 variables. First step, what I have done over here, I have written these 3 equations in terms of matrix product, that is this formation. अब सपोज इस पूरे मैट्रिक्स को मैं A मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको X मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको B मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करता हूं. Therefore, this matrix product can be written in the format of AX equals to B. मैंने क्या लिखा, इसको किस फॉर्मेट में लिख लिया, AX equals to B की फॉर्मेट में लिख लिया. अब अगर मैंने इसको AX equal to B की फॉर्मेट में लिख लिया है
सो फर्दर एक मुझे ऐसे सोच के देखिए, इफ आई प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ ए इनवर्स, तो व्हाट वुड हैपन, ए इंटू इनवर्स क्या आता था, आई। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे वो मैट्रिक्स वापस आता है, सो एक्स कम्स आउट टू बी ए इनवर्स इंटू बी, यानी कि ये मैट्रिक्स जो एक्स मैट्रिक्स हमें कैलकुलेट करना है, क्यों, क्योंकि इसमें तो वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। तो अगर मुझे एक्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है तो एक्स मैट्रिक्स की कैलकुलेशन का फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है। क्या फॉर्मूला बन के आया, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड ए इनवर्स यानी कि ए मैट्रिक्स का इनवर्स। बट ये कंसेप्ट तो आप तभी फॉलो करेंगे जब मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। नाउ मैट्रिक्स का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स व्हाट, आपके पास ये इक्वेशन आई, आपने उसको ax इक्वल टू बी यानी कि मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की टर्म में लिखा, फिर ये मेथड आपने फॉलो करना है। कब फॉलो करना है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि मैट्रिक्स क्या हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स जब ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ तो आपने क्या करना है, ये मेथड फॉलो करना है, x इक्वल टू इनवर्स बी से। अब यहां से आपके पास x मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। इस तरीके से जो सॉल्यूशन निकलता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें एक ही सेट ऑफ x, y और z की वैल्यूज आती हैं। बट अगर आप लॉजिकली सोचें तो इट इज नॉट श्योर कि जब आपने इक्वेशन को ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्मेट में लिखा तो हमेशा डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो पॉसिबिलिटी है कि क्या हो जाए कि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 हो जाए। इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या कहते थे हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो क्या, तो हम इनवर्स तो बता ही नहीं सकते क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्टेबल नहीं होता उस केस में, तो यानी कि ये मेथड और सॉल्यूशन तो है ही इस केस में। तो क्या करना होता है, तो आप क्या करते हैं, adjoint A into B का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, adjoint A into B का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। अब इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट के बेसिस पे हम कुछ आंसर मांगते हैं और वो रिजल्ट हमें क्या चाहिए। अब उसके बेसिस ये है कि adjoint A into B की पॉसिबिलिटी 0 की टर्मिनोलॉजी में 2 है, either it would be 0 or the product would not be equal to 0. As I said, there are two possibilities कि हो सकता है प्रोडक्ट 0 हो यानी कि नल मैट्रिक्स के इक्वल, हो सकता है प्रोडक्ट 0 मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स के इक्वल ना हो। ओके, सो adjoint A into B की रिजल्ट की 2 पॉसिबिलिटीज के हिसाब से हम आंसर मार्क करते हैं। अगर adjoint A into B not equal to 0 आता है, then in that case we declare that no solution. It means in such cases the given equation would not have any solution and such type of equations are called as inconsistent. Whereas अगर adjoint A into B equal to 0 आ जाता है, then there are 2 possibilities. Either still the equation may have no solution or infinite solution. यानी कि adjoint A into B equal to 0 होने पे भी 2 पॉसिबिलिटीज है, बट इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी कब कौन सी कंडीशन पे, ये हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है। तो बस हमें क्या करना है, adjoint into B equal to अगर 0 आ जाएगा then we declare either the equation have no solution or infinite many solution. Back to again, consistent किन्हें कहते थे, जिनका सोल्यूशन होता था, चाहे यूनिक हो चाहे इन्फिनाइट हो। अब एक मिनट जरा ये सोच के देखिए, कंसिस्टेंट इक्वेशंस कब कब होंगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन तब होगी जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आया तो भी आप कह सकते हैं कि इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। और किस केस में कह सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि adjoint A to B equal to 0 आने पे आप बोल सकते हैं द इक्वेशन मे बी कंसिस्टेंट। Why it is so? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है शायद इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, बट नो सॉल्यूशन आने पे हम क्या डिक्लेयर करते हैं, इनकंसिस्टेंट। अब इसको आप सेग्रीगेट करके लॉजिकली मान लेते हैं कि अब आपके पास क्वेश्चन आया, यू नीड टू चेक
whether the given equation are consistent or inconsistent. पहला स्टेप आपने क्या करना है, इक्वेशंस ये दी जाएंगी, ax इक्वल टू b की फॉर्मेट में आप लिखेंगे, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करेंगे. नॉट इक्वल टू 0 आया तो आप डिक्लेयर कर देंगे इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, राइट. अगर सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना है, नॉट इक्वल टू 0 पे कंसिस्टेंट, बट अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एडजॉइंट ए इनटू बी कैलकुलेट करना है. एडजॉइंट ए इनटू बी कैलकुलेट करने के बाद अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आया तो नो सॉल्यूशन, यानी कि इनकंसिस्टेंट है. बट अगर इक्वल टू 0 आ गया तो आप क्या डिक्लेयर करेंगे, आइदर द इक्वेशन वुड हैव नो सॉल्यूशन और द इक्वेशन वुड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, दैट इज आइदर द इक्वेशन वुड बी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट, ये डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, राइट. आई होप ये मेरी बात समझ में आ गई. अब नॉर्मल में जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो ये वाले क्वेश्चन आए हैं, यानी कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है और उनका सॉल्यूशन निकालना. सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ax इक्वल टू b, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू a इनवर्स b विद द कंडीशन अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, राइट. चलिए अब ये सारे कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में रखते हैं, अब इनके बेसिस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. नाउ I have taken a question of exercise 4.6, question number 1st and 6th over here. Examine the consistency. यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ कंसिस्टेंसी है कि नहीं है, यानी कि सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो आपको सिर्फ चेक करके बताना, सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट करना. आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, आई होप यू आर गेटिंग दिस. दीज टू इक्वेशन आर इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स ओनली. तो फर्स्ट स्टेप क्या करना था, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की टर्म में लिखना है. फर्स्ट मैट्रिक्स क्या बन के आएगा, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 2, second would be 2 3, then variable matrix x y, and on the right hand side we write down constant. then इसको a डिक्लेयर करते थे, इसको x डिक्लेयर करते थे, इसको b. therefore the given equation can be written as ax equals to b. ये लिखा हमने. नेक्स्ट स्टेप क्या करते थे आप, डिटर्मिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करते थे. what would be determinant of a, first minus second. So it is 3 minus 4, which is equals to minus 1. Minus 1 which is not equal to 0. So it means what? It means what? Determinant A not equal to 0 का मतलब क्या होता था, solution exist करेगा. पहली बात तो आप ये लिख सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में solution exist करता था. Therefore solution does exist. And finally इक्वेशन क्या हुई, कंसिस्टेंट. क्योंकि एज आई सेड इस क्वेश्चन में मुझे सॉल्यूशन नहीं निकालना था, मुझे तो सिर्फ ये चेक करके बताना था वेदर द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. सेम मैनर मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है. फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें 2 ही वेरिएबल थे, 6 क्वेश्चन जिसमें 3 वेरिएबल हैं. अब सेम प्रोसीजर, पहले क्या करना है, इनको मैट्रिक्स प्रोडक्ट में फर्स्ट कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 5 minus 1 4 2 3 5 5 minus 2 and 6. Then variable x, y, z and constants 5, 2, minus 1. Next step a, x, b, यानी कि the given equation can be written as ax equals to b. अब next step क्या करते थे, again determinant of a कैलकुलेट करना. What would be determinant of a, मैं फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहा हूं. 5 18 plus 10, then it is 12 minus 25, then it is 4 minus 4 minus 15. So it is 5 into 28, it is 1 into minus 13, it is 4 into minus 19. It is 140, it is minus 13, it is 76. So 140 minus 13 minus 76, that comes out to be 89. So 51, which is not equal to 0. So again, determinant not equal to 0 आने का मतलब क्या हो गया, equation would be consistent. Why? Because इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है. यूनिक सॉल्यूशन जिसमें डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होता था तो इनवर्स निकलता है, तो इनवर्स निकालने पे यूनिक सॉल्यूशन आता है, वो ना केस कंसिस्टेंट, राइट.
आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाले क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन पे जिनमें सोल्यूशन निकालने के लिए पूछा जाएगा। ओके, थ्री इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थ्री वेरिएबल सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। इस टाइम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक नहीं है, पूरा सोल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी 4.6। फर्स्ट स्टेप अगेन कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1, देन वेरिएबल्स का मैट्रिक्स x y z इक्वल टू कांस्टेंट का मैट्रिक्स 4 0 2। फर्स्ट मैट्रिक्स को a से रिप्रेजेंट किया, सेकंड मैट्रिक्स को x से रिप्रेजेंट किया, इसको कांस्टेंट b से रिप्रेजेंट किया। सो द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b। फिर क्या करते थे हम, डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करते थे। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहा हूं 1 + 3, देन इट इज माइनस और -1 2 + 3, देन इट इज 1 2 -1. So determinant of A 4 plus this. So 6 plus 4 10. So determinant 10 which is not equal to 0. So determinant आ गया हमारे पास 10 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। So what should be the next step? यानी कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो सॉल्यूशन ऐसे केस में क्या से निकलता था, फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू a इनवर्स b से। तो a इनवर्स b से के लिए पहले आपको a इनवर्स कैलकुलेट करना है। a इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता था, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट a। तो एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट a क्या होता था, हर पोजीशन के कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। फर्स्ट पोजीशन कोफैक्टर वुड बी 1 + 3 4, ये तो माइनर आया, पोजीशन का साइन क्या था, पॉजिटिव, तो +4। चलिए फर्स्ट टू सेकंड कॉलम 2 + 3 5, पोजीशन का साइन क्या है, नेगेटिव, देन 1 3 रो कॉलम हाइट 2 -1, इट इज 1, पोजीशन साइन इज पॉजिटिव। नेक्स्ट वी हैव इसके अलोंग कैलकुलेट कर रहा हूं, रो कॉलम को हाइट किया -1 -1 -2, बट द पोजीशन साइन इज नेगेटिव, then 2 2 position, row column height 1 -1, that would be 0। इस पोजीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हाइट किया 1 + 1 2, पोजीशन साइन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, देन इसके अलोंग रो कॉलम को हाइट किया 3 -1 2, पोजीशन साइन इज पॉजिटिव, देन -3 -2 -5, पोजीशन साइन इज नेगेटिव, फाइनली last position 1 + 2 3, and position sign positive negative positive negative positive। so इसका ट्रांसपोज चलिए देखिए, फर्स्ट रो will become first column, second row will become second column, third row will become third column। so ये आ गया आपके पास A इनवर्स। अब A इनवर्स, सॉरी वन स्टेप लेफ्ट, A इनवर्स दिस इज एक्चुअली जॉइंट ऑफ A। आपको A इनवर्स कैसे आता है, डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A वाज 10, सो 1/10 ओवर देयर। अब कैलकुलेट तो आपको करना था x वाज A इनवर्स इनटू B, देयरफॉर x A इनवर्स है 1/10 ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज 4 2 2 -5 0 5 1 -2 and 3 into B। B मैट्रिक्स क्या था हमारे पास, 4 0 2 4 0 2। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट है 3 क्रॉस 3, नेक्स्ट है 3 क्रॉस 1, प्रोडक्ट इज फिजिबल, फाइनल ऑर्डर वुड बी 3 क्रॉस 1। तो चेक करते हैं, 16 + 0 + 4, next would be -20 + 0 + 10, last would be 1 into 4 4, then 0 + 6, so 1/10 of 20 -10 and 10, 1/10 अंदर चला जाएगा, so it would be what,
2 -1 and 1. ये वैल्यू किसकी? एक्स मैट्रिक्स. एक मिनट जरा चेक करिए एक्स मैट्रिक्स क्या था. मैट्रिक्स with elements as x, y, z, right? So this matrix is equal to this matrix, therefore x has to be equal to 2, y has to be equal to -1, z has to be equal to 1. So this is how we solve such type of equations where the equations are consistent with the unique solution condition और same process को हम follow करते हैं, right? So इस टाइप के क्वेश्चन है in your last exercise of determinant, that is 4.6. So try to solve them, right? Please practice them, then you will get your perfection. That's it for today.